बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब वसीम कुरैशी साहब, जो सूरत पूर्व के 159 कॉन्स्टिट्यूंसी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, डाइस पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली एक्स MLA मुंबई, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। और आप जानते हैं कि वसीम कुरैशी मजलिस के उम्मीदवार हैं और मजलिस पार्टी का इंतखाबी निशान सिंबल पतंग है। तो मैं आप तमाम से ये गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहली तारीख के दिन आप सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर अपने आप को मुत्तहिद करके पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। मैं हमारे दलित भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी तादाद में यहां पर आकर हमको हमारा मान सम्मान किया और इस बात का हमको तयख्खुन दिया कि इस विधानसभा से सूरत पूर्व से वो तमाम मिलकर वसीम कुरैशी साहब को यहाँ का नया MLA और विधायक बनाएंगे। मैं हमारे दलित भाइयों को, हमारे वंचित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और OBC भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि कानून भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया और जब वो कानून बन रहा था 2019 के चुनाव से पहले, जिसको कहा गया कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को मिलेगा, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून की मुखालिफत की और उस वक्त भी कहा था कि ये भारत के संविधान से एक धोखा है, एक फ्रॉड मोदी सरकार कर रही है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों को चूर कर रही है। इस तरह का कानून बनाकर मैं ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत के हमारे दलित, आदिवासी और OBC सेक्शन के भाइयों और बहनों को ये बताना चाहूंगा कि इस कानून के जरिए बीजेपी ने, भाजपा ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर कानून बनाया, वो EWS का कानून नहीं है बल्कि वो अपर कास्ट का कानून बनाया गया। मुझसे लोग पूछते हैं कि ओवैसी तुम जज्बाती तकरीर करते हो। मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूं अपने दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और OBC भाइयों को। ये 2 बॉटल आपके सामने है, ये 2 बॉटल आपके सामने है। ये एक बॉटल में शेड्यूल कास्ट भाइयों को मिलेगा 17% और शेड्यूल ट्राइब भाइयों को शायद 7% मिलेगा और OBC भाइयों को 27% मिलेगा इस एक बॉटल से। और इस बॉटल से 10% हिस्सा मिलेगा अपर कास्ट के लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्राउंड के नाम पर। अब गुजरात के दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों बहनों को और OBC के हमारे जिम्मेदारों को सोचना है कि एक बॉटल से 3 लोगों को अपना हिस्सा मिलना है और मोदी सरकार ने एक बॉटल से 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन दे दिया। अब आप बताइए कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपसे आपका हक छीनना चाह रहा है। और इसीलिए मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि कानून बाबा साहिब अम्बेडकर के ख्वाबों को चूर करेगा। ये कानून भारत के आईन के ऊपर एक फ्रॉड है,
और इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, अपहेल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने, जिसका नाम जस्टिस पारदीवाला साहब है, उन्होंने पैराग्राफ नंबर 185 पर लिख दिया कि इस कानून को जो मोदी सरकार ने बनाया, मुस्तकबिल में पूरा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन विल गो अवे। तो मैं हमारे भारत के दलित भाइयों बहनों से, गुजरात के दलित भाइयों बहनों से, आदिवासी भाइयों बहनों से, ओबीसी समाज के तमाम भाइयों और बहनों से अपील कर रहा हूं कि समझो इस बात को, ये दो का शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी होगा। अब आपको फैसला करना है। अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो याद रखिए, मुस्तकबिल में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, भाजपा के लोगों को मेरी आज के भाषण के बाद रात भर सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा और सुबह से टीवी चैनल पर जाकर इनके तोते बैठकर मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे कि ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा और झूठ कहा। मैं भाजपा के तोतों से कहना चाहूंगा कि तुम मेरे खिलाफ जितना बोलना चाहे बोल लो। मैं ये मिसाल दे रहा हूं 2 बोतलों की, अगर ये सच है या नहीं है बता दो। जस्टिस पारदीवाला साहब ने जजमेंट में जो बात कही वो सच है या झूठ है बता दो। भाजपा का क्या मौकफ है? अरे हजारों साल से दलितों पर जुल्म हुआ। रिजर्वेशन किसको मिलता है? जिसको लाकर पीठ पर लाठियां मारी जाती हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर कोई दलित समाज का लड़का घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात को निकालता है तो उसको पीटा जाता है। एनकाउंटर आदिवासियों का नक्सलाइट कर दिया जाता है। अरे सोशल जस्टिस के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस के नाम पर अपर कास्ट का एक कोटा क्रिएट कर दिया। और याद रखिए, आने वाले सालों में भाजपा और आरएसएस की यही कोशिश है कि दलितों से, आदिवासियों से, ओबीसी समाज का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म करके रख दिया जाए। ये बात इनको समझना है। अगर आप भाजपा को वोट देना चाहेंगे दे दो, मगर याद रखो, आज आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। बीजेपी और आरएसएस कहेगी कि गरीबी के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस के नाम पर अगर सबसे कमजोर अगर कोई है, इकोनॉमिक तौर पर, माशी तौर पर, जो पैसों में सबसे गरीब है, हमारे दलित आदिवासी भाइयों को छोड़कर तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। बताओ कितनों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है? यहां पर आपके पास कितनों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है? हाथ उठाओ। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किसके पास नहीं है? शर्माओ मत, डरो मत मोदी से। मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। इतने लोगों को एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो किसको मिलता है? और मोदी जी क्या कहते हैं? जिसकी सालाना आमदनी 8 लाख होगी उसको मिलेगा। अब आपकी सालाना आमदनी कितनी होगी? अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान का बहुत से बहुत गरीब कमाता होगा 20,000 या उससे भी कम, और उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? जो ऑलरेडी आसमानों पर है और जो जमीन पर है उनको उठाने की बात नहीं कर रहे, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो कानून भाजपा ने बनाया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, हम उस कानून के खिलाफ थे और रहेंगे। हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी इज्जत के साथ गलत मानते हैं। तो ये हमारी बात को, हमारे दलित भाइयों को, हमारी बहनों को, आदिवासी समाज के और ओबीसी समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। यानी ईडब्ल्यूएस में 8 लाख सालाना आमदनी रिजर्वेशन मिलेगा,
और वो दलित बच्चा उसको स्कॉलरशिप मिलना है तो उसकी बाप की सालाना आमदनी 2.5 लाख होनी चाहिए। उनको 8 लाख और इनको स्कॉलरशिप के लिए 2.5 लाख। और मोदी जी गुजरात में आके बोलते मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया। मैं तो कहूंगा मोदी जी आपने सबको बना दिया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। आने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जब यहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था गुजरात में बाहर से पैसा आएगा ब्लैक का और हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख डाल दिया जाएगा। बोला था ना, 2 करोड़ नौकरी सबको दी जाएगी। भाइयों बहनों, चाय पी पी कर झूठ बोला भारत के प्रधानमंत्री ने। तो एक वाकया याद आया हमको, हमारे वालिद मरहूम बोलते थे ये भाजपा वाले दिल पर ना ले, लाइटर वेन में ले, मजाक के तौर पर ले। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में कोई गया तो उसने बहुत अच्छा गाना गाया। तो बादशाह ने कहा क्या गाया तूने? बादशाह ने चाय पी और बादशाह ने चाय पीकर कहा इसको 10 सोने की अशरफी दे दो। वो फिर और अच्छा गाया तो बादशाह ने और चाय पी और चाय पीकर कहा इसको 1 घर दे दो। फिर उसने और अच्छा गाया तो बादशाह ने कहा इसके बेटे को नौकरी दे दो। उसने और अच्छा गाया तो बादशाह ने और चाय पी और कहा कि इसके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दो। चुनाव उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए। वो बेचारा जो उसको 100 सोने की अशरफी का वादा, उसके बेटे को नौकरी का वादा, उसके अकाउंट में 15 लाख, वो बादशाह के पास गया। बादशाह मैंने तो आपको चाय पी, आपने चाय पी पी कर कहा था, मैंने गाना भी गाया, आपने ऐलान किया। तो बादशाह ने कहा वो बात गई, खत्म हो गई। बोले कैसे? तूने गाकर खुश किया, मैंने ऐलान करके खुश कर दिया तेरे को। ये मामला चल रहा है नहीं है? सही बात है ना? बिल्कुल दिल पे लगी, दिमाग पे पहुंच गई। अच्छा अब दूसरा ले लो, ये भाजपा एक है तो पीछे कांग्रेस और वो एक छोटा रिचार्ज दिल्ली का भी आ गया। तो दोनों में 3 लोग खड़े हुए थे, भाजपा, कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज। सूरत में आए और आकर एक ने कहा ये माने दिल पे मत लो, लतीफा है, लाइटर वेन में है। तो एक ने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, इतनी जमीन है मेरे पास। ये हमारे छोटे भाई ने अपनी तकरीर में कहा था। उन्हें कहा इतनी बड़ी जमीन है कि अगर हम जमीन पर फर्टिलाइजर डालकर जब वापिस आते हैं पूरी जमीन पर अनाज खड़ा हो जाता है। तो वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बोला हाँ, इतनी जमीन तेरे पास है कि फर्टिलाइजर डालते हैं और वापिस आए जब तक अनाज उग जाता? बोले हाँ उग जाता। उसने बोला हो ये तो लंबी छोड़ा, मुझे भी लंबी छोड़नी चाहिए। उसने कहा मेरे पास क्या है तुझे मालूम? तो बादशाह ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास इतना लंबा बंबू है कि अगर हमारा दिल नहीं बहलता तो हम एक गांव के तारे को खींचकर सूरत पूर्व में लाते हैं और जब उसका दिल नहीं भरता तो उसको भरूच में लेकर जाते हैं उस तारे को। तो कांग्रेसी ने पूछा ये बता कि वो बंबू तू कहां रखता? तो उसने कहा तेरे बाप के घर में रखता हूं। अरे ये क्या है? गारंटी कार्ड दे दिए। गारंटी कार्ड से क्या होने वाला है? 2017 में कांग्रेस ने भी किया था ना, ऐलान किया था, लंबी लंबी लाइन थी, घर 9 घर किया था ना। कहां गई कांग्रेस? अब ये छोटा रिचार्ज आके बोल रहा है वो अरे क्या कर रहे हैं,
कब तक जनता को आप धोखा देंगे? अरे प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनकर 8 साल हो गए, 15 लाख छोड़ो 15 पैसे अकाउंट में नहीं आए। प्रधानमंत्री बन के 8 साल हो गए, नौकरी नहीं दिए। अब कह रहे हैं कि मैं 2024 तक 10 लाख नौकरी दूंगा। तो ये आपको समझना है कि आपके वोट के लिए आपको झूठ बोला जाता है, आपको धोखा दिया जाता है ताकि आपका वोट हासिल कर लो और उसके बाद आपको भूल जाओ। मजलिस इस तरह की बड़ी बड़ी दावे और बातें नहीं करती हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन आप अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करिए। वसीम कुरैशी मजलिस के उम्मीदवार हैं, उनको कामयाब करिए। अच्छा, आप जानेंगे, आप देखेंगे कि हमारे यहां से जाने के बाद कल कांग्रेस और छोटा रिचार्ज के लोग और भाजपा के लोग कल मीडिया को बुला बुला कर बोलेंगे कि ओवैसी ने जो बातें की है ना, वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी बातें की उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जहां कहीं भी जाता भड़काऊ भाषण देता। अबे क्या मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? मैंने किसके खिलाफ कहा? मैं किसी के खिलाफ कहता नहीं हूं, सच्चाई को बयान करता हूं तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब कल देखना, आप भाजपा वाले बोलेंगे ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, उसको देश से मोहब्बत नहीं है। कांग्रेस बोलेगी कि ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ता है, और ये छोटा रिचार्ज बोलेगा ओवैसी देश का दुश्मन है। अब ये तीनों एक हो जाते हैं हमारे खिलाफ। अब आपको मैं बता रहा हूं हमसे नफरत क्यों है, क्योंकि हमने आकर जनता के दरमियान में बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान को सामने रखकर हमने बात को कहा। क्या कहा कि आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं, आपको वोट लेना भी पड़ेगा। तो वसीम कुरैशी मजलिस का उम्मीदवार नहीं है। जितने यहां पर बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज अल्लाह अपने फजलो करम से पहुंचा रहा है, आप सबको जानना चाहिए कि आप वसीम कुरैशी हैं, आप मजलिस के कैंडिडेट हैं, आपको वोट लेना है। बरसों से आपने वोट दिया मगर आप वोट नहीं ले सके, और आपके दिलो दिमाग में बात डाल दी गई कि नहीं नहीं तुम वोट नहीं ले सकते, तुमको वोट देना तुम्हारा काम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा की सरकार है, 27 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, और आज अगर भाजपा बोलती है कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया, तो भाजपा को बताना पड़ेगा कि गुजरात की गवर्नमेंट की नौकरियों में अल्पसंख्यक समाज का जो नौकरी का रेशियो है वो 7% से 1% पर आ गया। ये आपका सबका साथ है। भाजपा को बताना पड़ेगा कि नरोडा पाटिया में 1000 के करीब लोगों को जान से मार दिया गया था, तो जो शख्स पर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, वो मनोज कुलकर्णी आज जेल से निकलकर भाजपा ने उसकी साहबजादी को टिकट दिया, वो उसके लिए कैंपेन कर रहा है। मोदी जी, ये आपका सबका साथ, सबका विकास है। भाजपा की सरकार है। बिल्किस बानो तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी सब कुछ है। तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर बिल्किस तुम्हारी बेटी होती, उसकी अस्मत रेजी, उसका रेप किया जाता, वो प्रेग्नेंट थी जब उसका रेप हुआ, 3 साल की बेटी को उसके सामने शहीद कर दिया गया, उसकी मां को, उसकी साथ में खवातीन की इज्जत लूटी गई, उनका कत्ल कर दिया गया। अगर आज बिल्किस के दर्द को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बताओ। जिन लोगों ने बिल्किस से बर्ताव किया, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठकर ये ऑर्डर पास कर दिया कि जिन्होंने बिल्किस का जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बिल्किस की बेटी को खत्म कर दिया, उसकी मां की इज्जत लूट ली, उन लोगों को छोड़ दिया भाजपा ने, उन लोगों को छोड़ दिया।
वो आ गए दोबारा माशरे में। बताओ, जो मुझ पर तनकीद करते कि ओवैसी की पार्टी खड़े होने से भाजपा का फायदा होता है, क्या तुम्हारी जबानें गूंगी क्यों हो जाती है जब बिल्किस का नाम आता है? कौन लड़ेगा बिल्किस के लिए? बिल्किस कोई मुसलमान का मुद्दा नहीं, बिल्किस कोई हमारी महिलाओं का मुद्दा नहीं, बिल्किस भारत की महिलाओं का, भारत की अजमत का मुद्दा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूछो वो छोटा रिचार्ज से बिल्किस पर बोलो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बिल्किस के ऊपर। और भाजपा क्या करती है कि किसी एक जगह पर एक फंक्शन हो रहा था, किसी बच्चों ने इल्जाम लगा दिया उन पर कि उन्होंने पत्थर फेंका, तो उनको खेड़िया में रोड पर लाकर भाजपा की सरकार ने उनको लठों से पीटा, मारा, वीडियोग्राफी की। किसने आवाज उठाई उन बच्चों के मारने और पीटने पर? थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखो नौजवानों। अगर तुमको इस चौरस्ते पर लाकर इतना मजमा खड़ा करके तुमको लठों से मारा जाएगा और जनता नारे लगाएगी, सीटी लगाएगी, तो तुमको उस लठ की मार से ज्यादा तुमको बेइज्जती महसूस होगी। किसने आवाज उठाई? मैंने उठाया। और आज हमसे कहते हैं कि ओवैसी आने से ऐसा होता है। 27 साल से आपने इन तमाम पार्टियों को वोट दिया, मगर नतीजा क्या निकला? आपको क्या हासिल हुआ? जब चुनाव आते तो सब लोग जो धोखा देते आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ओवैसी की बात में मत आओ, भाजपा को वोट मत दो, कांग्रेस को दे दो या ये छोटा रिचार्ज को दे दो, हमको मिलके रहना है। अरे कब से मिलके नहीं है? कब से मिलके नहीं रह रहे हैं? ये मिलके रहने का मसला नहीं है, ये दिलों को मिलाने का मसला है, ये आंख से आंख मिलाने का मसला है। ये गुलामी का मसला नहीं है कि सामने बैठकर अगर कोई कुर्सी पर बैठेगा तो मैं भी कुर्सी पर पैर पे पैर डालकर बैठूंगा और बोलूंगा, बोल अब क्या करेगा, मेरे लिए इंसाफ करेगा नहीं करेगा। ये मिजाज आपको पैदा करना है। मेरी तकरीर की आवाज सुन के नहीं बोलना है, पोलिंग बूथ को जाकर पतंग पे बटन दबाकर बोलना है, अब मैं मारा हूं, अब बैठूंगा और बात करूंगा मैं। ये मिजाज, ये सोच, ये फिक्र आपको पैदा करना है मेरी इज्जतदार मां और बहनों। ये इन मुद्दों को उठाते हैं तो इनको तकलीफ पहुंच जाती है। अच्छा, भाजपा ने कहा कि हम गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। क्यों लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? ताकि आपकी तहजीब को, आपकी शनाख्त को, आपकी हर चीज को खत्म करके रख दिया जाए। अगर आपकी कोई चीज जिंदा आपको रखती है तो आपकी तहजीब, आपकी शनाख्त, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 29 से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। पूछो ये छोटा रिचार्ज से जो गारंटी कार्ड की बात करता है, बोलो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, बोलेगा इस पर नहीं बोलेंगे। बिल्किस पर बोलो तो बोलेगा नहीं बोलेंगे बिल्किस के ऊपर। हम भाजपा से पूछना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला रहे हैं तो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट क्यों नहीं खत्म करते आप, जिसको आप लोग गुजरात में अशांति एरिया कहते हैं ना, हाँ आसान धारा कहते हैं। आसान धारा हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? बोलो, अरे हाथ उठाकर बोलो। घर खरीदना है तुमको? अब पूछो छोटा रिचार्ज से, भारत भाजपा से, कांग्रेस से, बोलेंगे इसका बर मत बात कर, ना 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 भाजपा को हराना है। अरे ये छोड़ो, हम आएंगे तो करेंगे। अरे तुम आ ही नहीं रहे हो 27 साल से, हम आएंगे तो करेंगे। अरे ये दूल्हे की बारात आती नहीं है, आ रहा है दूल्हा, कहां है दूल्हा? 27 साल से भाजपा जीत रही है और आपको डरा डरा कर आपका वोट ले रहे हैं। ये डिस्टर्ब एरियाज एक्ट खत्म होना चाहिए। मगर भाजपा बोलती यूनिफॉर्म सिविल कोड। कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट रहेगा एक साथ? गुजरात में अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, जो भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने दिया, बगैर सरकार के परमिशन के नहीं लिया जा सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आपकी इस विधानसभा में यहां पर
पूर्व 159 में स्कूल नहीं है, 8वीं जमात के बाद कोई स्कूल नहीं है। अच्छा, मुझे यह भी बताया गया कि जो भाजपा के एमएलए हैं वो तो सिर्फ बोलते नहीं मैं इस इलाके में काम नहीं कराऊंगा, यहां पर रोटी नहीं मिला मेरे को, फिर क्यों बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? क्यों बोलते आप? और भाजपा बोलती नहीं हमको वोट नहीं मिला, हम काम नहीं कराएंगे। मैं आपको मेरी मिसाल बताता हूं। अल्लाह ने मुझे 2 मरतबा एमएलए बनाया, 4 मरतबा एमपी अल्लाह ने बनाया। हैदराबाद की जनता को सलाम। भाजपा के लोग जो मेरे खिलाफ काम करते हैं वो मेरे ऑफिस दारुस्सलाम को आकर मुझसे कहते, ओवैसी साहब ये रोड बनाना है, गरीब अस्पताल में है, लेटर दो, हमको लोन दिलाओ। मैं उनका काम कराता हूं, एक लफ्ज उनसे नहीं कहता हूं। और मैं उनसे कहता हूं कि तुम मेरे खिलाफ काम करो, इलेक्शन में वोट मत दो, मगर मैं तुम्हारा एमपी हूं, मैं सबका एमपी हूं। मैं सिर्फ मुसलमानों का एमपी नहीं, मैं पूरे हैदराबाद के वोटरों का एमपी हूं। ये मिजाज पैदा करिए मोदी जी। खाली बोलने से कुछ नहीं होता भाइयों बहनों। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर चुनाव के बाद सबको बर्बाद और हम आबाद, हम रोजगार, सब बेरोजगार। कैसे होगा मोदी जी ये? तो आपको ऐसे विधायक की, ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी विधानसभा के लिए सबको एक नजर से देखकर आपका काम करवाए। क्या जुल्म है कि बगैर कानून की कार्रवाई को, ड्यू प्रोसेस फॉलो किए, मजहबी इबादत गाहों को डिमोलिश कर दिया जाता है। बारिश होती है तो पानी जम जाता है और मोदी जी बोलते मैंने गुजरात बनाया। मोदी जी कभी आइए इस पूरब की सीट में आकर देखिए कैसा गुजरात आपने बनाया। हाँ मोदी जी, आपने गुजरात में एक चीज तो बनाई, हम आपको थाली मारकर शुक्रिया अदा करते हैं, आपने मोरबी का ब्रिज बनाया। आपने जरूर मोरबी का ब्रिज बनाया। 150 लोगों की मौत हुई, 50 बच्चे मर गए जिसमें 2 साल का बच्चा भी था। अच्छा, वहां से किसको टिकट दिया भाजपा ने? भाजपा ने किसको टिकट दिया? इतना पानी है, घुटने बराबर पानी, लोग पानी में चल के जा रहे हैं तो भाजपा का एक एमएलए ट्यूब लगा के, अबे घुटने बराबर पानी में ट्यूब, इतना डरता मौत से? हमको बोलना था मुंह पर से कूद जाते। और किया ना, तौफीक भाई ने, 2 लोगों ने जाने बचाई। इसको ये ट्यूब पहन के घुटने और पानी में तीर रहा है। ए वीडियो ले ले, पप्पा जी को दिखाना है, मोदी जी को टिकट मिलेगा। अरे घुटने बराबर पानी में तीर रहा है, उसको मोदी जी टिकट दे दिए। यानी 150 लोग जो मर गए उसका जिम्मेदार कौन? वो जो 2 साल का बच्चा मर गया उसके मां बाप को क्या कहा जाएगा? जो 50 बच्चे मर गए उनके मां बाप पर क्या गुजरती होगी? उस मां पर क्या गुजरती होगी जो 9 महीने अपनी औलाद को अपने पेट में पाला होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा के दौर में कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज महंगी हो चुकी है। और भाजपा क्या कहती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ये छोटा रिचार्ज बोलेगा, बिल्किस पे नहीं बात करेंगे, गारंटी कार्ड देंगे। अरे कार्ड की जरूरत नहीं है, जबान से बोलो। जो गरीब लोग आज गारंटी कार्ड को देखकर सोच रहे हैं, मैं आपको पैगाम देना चाह रहा हूं, यही दिल्ली की सरकार थी जब 2019 और 20 में कोविड शुरू हुआ था तो तबलीगी जमात को बदनाम करने वाला यह दिल्ली का मुख्यमंत्री था। यही शख्स था जिसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया और उसके बाद कोर्ट ने उसके इल्जाम को झूठा बना दिया।
आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी तकलीफ को बयान कर सके, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपके मसाइल को उठा सके। हाँ, ये सब मेरी आवाज को पसंद नहीं करते, ये सब मुझसे नफरत करते, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो। मगर याद रखो, मैं अगर आपके दरमियान में आया हूं तो इंशाअल्लाह आता रहूंगा जब तक अल्लाह अपने करम और फजल से मुझे जिंदा रखेगा। मैं सिर्फ चुनाव की हद तक नहीं आया हूं, मैं बार बार तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। ये मेरी आवाज नहीं है, ये तुम्हारी दिलों में छुपी हुई आवाज को मैं अपनी जबान से बयान कर रहा हूं। जो बरसों से तुम्हारे दिलों में एक तड़प थी, उस तड़प को बयान कर रहा हूं। जो बुजुर्गों के दिलो दिमाग में उनके ख्वाब थे, उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। जो नौजवानों की आंखों में आंसू थे, उनके आंसू पोंछने का काम मैं कर रहा हूं। हाँ, तुम अगर मेरी आवाज को दबाना चाहते तो दबा लो। हाँ, मेरी आवाज मेरी मौत से खत्म होगी, मगर मुझसे दुश्मनी करने वालों याद रखो, जब तक मैं जिंदा रखूंगा अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। मैं एक नहीं, ऐसे हजारों अल्लाह मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को पैदा करेगा। गुजरात में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है, गुजरात में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है। कौन है तुम्हारी आवाज? क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? बोलो, क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? कोई तुम्हारी आवाज को सुनने तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा को हराना, हमको वोट दो, और भाजपा दूसरों को डराकर वोट हासिल करती है। तो मेरे इलेक्शन लड़ने का मकसद एक ही है कि आपकी आवाज को मजबूत किया जाए, आपकी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भिजाया जाए। चाहे वसीम कुरैशी हो, साबिर काबुली वाला हो, कोई भी मजलिस का नुमाइंदा अगर कामयाब होगा इंशाअल्लाह, तो गुजरात की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज बनेगा। लोग बोलेंगे गुजरात की विधानसभा में अगर मजलिस के 8, 10 या 6, 7 एमएलए इंशाअल्लाह कामयाब हो गए तो क्या होगा? सरकार तो किसी और की बनेगी। अरे 27 साल से भाजपा की सरकार बन रही है। अगर किसी की भी सरकार बनती है, गुजरात की जनता तय करेगी। याद रखो, किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना हम नहीं रोक सकते, हम अपने इत्तेहाद से अपनी आवाज को भिजा सकते हैं। और जब आपका नुमाइंदा वसीम कुरैशी हो, साबिर काबुली वाला हो, शकील समा हो, ये जब विधानसभा में जाएंगे तो आपकी आवाज बनेंगे। कोई उठकर बोलेगा वैसी अगर 6-7 जीत कर जाएंगे तो क्या होगा? तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं, मजलिस के सिर्फ 2 एमपी हैं, मैं और इम्तियाज जलील। हम दोनों में से अगर कोई एक खड़ा हो जाता है तो 6 मिनट के लिए भाजपा के 300 एमपीओं को मिला के रख देते हैं। आपकी तकलीफ और आपके इंसाफ की बात करते हैं। इसको कहते हैं आवाज, इसको कहते हैं आवाज। हाँ, कोई कांग्रेस से भी जीत कर गया होगा, मगर वो आवाज नहीं उठाएगा, वो खामोश बैठा रहेगा, वो आवाज जबान पे ताला लगेगा। मैंने पार्लियामेंट में देखा कि जब मैं तकरीर करने के लिए खड़ा होता हूं तो अल्लाह का करम है, सदक़ाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुआ है औलिया अल्लाह की कि अल्लाह मेरी जबान में वो ताकत देता है बोलने के लिए, मेरा नाकारनामा नहीं। हम 5-6 मिनट में हर चीज को बयान कर देते हैं। यही तो चाहिए गरीबों को, यही तो चाहिए कमजोरों को, यही तो सुनने की आवाज तड़प रहे गुजरात के कमजोर लोग आज। जब आप एक दीवाने की आवाज को पार्लियामेंट में सुनते हैं तो मां और बहनें कहते हैं कि हाँ, ये मेरा बेटा असद बोल रहा है। जब बुजुर्ग सुनते हैं, तो कहते हैं कि मैं इसके लिए रात में दुआएं करता हूं। जब नौजवान देखता है तो कहता है कि हाँ, ये मेरा भाई बोल रहा है। तो ये आवाज आपको पैदा करना है, कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं। आपको अपनी आवाज को बनाना पड़ेगा। अगर आप भाजपा को अपनी आवाज समझते हैं तो बिल्किस को सामने रखो। अगर तुम कांग्रेस को अपनी आवाज समझते हो
तो फिर 27 साल से कांग्रेस की नाकामी तुम्हारे सामने है। अगर दिल्ली का वो छोटा रिचार्ज आता है तुम उसको अपनी आवाज समझते हो, तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। 1 दिसंबर के दिन जुम्मेरात का दिन है। नौजवानों, सुबह सुबह निकलो, अकेले मत जाओ, अपने साथ अपनी मां और बहनों को, बुजुर्गों को लेकर जाओ। पोलिंग बूथ को जाओ, पतंग के निशान पर देखो और ये उंगली उठाओ। ये उंगली की अहमियत क्या है मालूम ना आपको? इस उंगली को गवाह बनाकर बटन दबाओ और याद रखो, जब तक आप अपनी आवाज को पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी आवाज को मजबूत नहीं करेंगे, आपकी आवाज आएगी तो भारत का सेक्युलरिज्म मजबूत होगा। भारत का सेक्युलरिज्म सिर्फ झूठे वादों से पूरा नहीं हो सकता। आप बरसों सबको वोट दिए, अब मजलिस को वोट देने का टाइम आ चुका है। और आपसे वादा कर रहा हूं कि सिर्फ इस चुनाव की हद तक ओवैसी नहीं आया है, मैं इंशाअल्लाह सूरत को आया हूं, आता रहूंगा। चुनाव लड़ेंगे, हर चुनाव लड़ेंगे। अब कोई चुनाव छूटेगा नहीं। मेरे दुश्मनों से मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे मुखालिफिन से कहना चाह रहा हूं, तुम जितना मेरे खिलाफ बोल सकते बोल लो, जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर मैं राह हक से हटने वाला नहीं हूं। तुम्हारा एक एक इल्जाम झूठा है, तुम झूठे हो, तुम्हारी सोच झूठी है, तुम धोखेबाज हो। तुमने झूठ बोलकर 27 साल से गुजरात के कमजोरों को, मजलूमों को धोखा दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मुत्तहिद हो जाओ। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, आदिवासी भाइयों से कह रहा हूं, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि आपने देख लिया कि क्या हो रहा है गुजरात में। आज आपको मिलकर मजलिस को कामयाब करना है। तो 1 तारीख के दिन सूरत के आसमानों पर क्या नजर आएगा? सूरत के आसमानों पर पतंग 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 नजर आएगी। और कैसा पतंग खींचेंगे आप और हम मिलकर, डाल के सबको। तो आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई और बहनों कि आप हमारी बात को, जो यहां नहीं आ सके, उन तक पहुंचाइए। आपका बेहद शुक्रिया। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। मैं आपकी मोहब्बत का मखरूज हूं। मेरे पास अल्लाह ने एक ही जिंदगी दी, मगर इंशाअल्लाह ताला एक एक लम्हा मैं